हाँ, जर्मन के अंदर है मेरा एक होटल है मैनहम में। एक मेरा रेस्टोरेंट है पुर्तगाल के अंदर, लिस्बन के अंदर। तो स्विट्जरलैंड के अंदर लॉजिस्टिक कंपनी है मेरी। ऐसे मैंने अपनी टीम बनाई हुई है बाहर। कोई पाकिस्तानी है, कोई ब्रिटिश है, तो कुछ जर्मन नेशनल है, तो कोई पाकिस्तान मिक्स है। तकरीबन 1,65,000 स्टूडेंट है जो बरतानिया में है पाकिस्तान की तरफ से। किसी का स्कॉलरशिप का वो हम करवा के देते हैं जो स्टूडेंट का, या किसी को उधर कोई ओवर स्टे हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम वो हम सॉल्व करवा के देते हैं। आपको बताऊं कि 65 कंट्री वैसे मैंने विजिट की हुई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये वाकई चीज बड़ी पाई हमारे पाकिस्तान में आके अपने आप को अपने उसमें हम याद हो गए। यूके के अंदर रहते हो तो बड़े डिसिप्लिन के साथ चल रहे होते हैं कि लॉ है उनके मुताबिक चलते हैं। उनको पता है एक भी चीज हमने गलत की तो हमारे सिस्टम में नाम डाला जाएगा, तो हमें मतलब फ्यूचर में नेशनलिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं इंडेफिनेट हूँ, पाकिस्तान का रेजिडेंस हूँ, नेशनलिटी मेरे पास जर्मन है। तकरीबन कोई पाकिस्तानी कोई 13-14 करोड़ के बिटवीन मतलब होती है जिससे नेशनलिटी आपको मिल जाती है। और ये किस साल में मिली? ये मुझे 1 साल पहले मिली है। 1 साल पहले 2007 में मैं गया था बिजनेस विजिट पे यूके में। फिर उसके बाद मैंने उधर बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस के बाद मैं ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरा करेंसी एक्सचेंज का काम है लंदन में। वो गाँव से मेरी रहायश होती है इस्लाह, उसमें हंसलो ज्यादा 1 घंटे की ड्राइव पे। मैं 12 से 14 घंटे जॉब करता था उस टाइम के ऊपर। तो जब आके मैं घर लेटता, सुबह उठ के पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता, इतने पाँव दर्द होते थे। उधर खड़े होकर काम करना पड़ता, बैठ के नहीं करना पड़ता यूके के अंदर। वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं अल्लाह ताला से कमिटमेंट की थी कि मेरी जो भी प्रॉफिट होगी उसमें 10% मैं अल्लाह ताला की राह में दिया करूंगा। तो मुझे फिर पता नहीं चला मेरा काम कैसे मसल के फैलता गया, ताकि आज एक बिजनेस खरीदा, नेक्स्ट ईयर मैंने दूसरा बिजनेस लिया, उससे अगले साल तीसरा बिजनेस लिया। ऐसे अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इजाज अहमद भट्ट और हमारे आज के प्रोग्राम KNI की मेहमान शख्सियत है एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन यूके शहबाज अली मलिक साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। आप ये बताएं कि हमारे नाज़रीन को कि आप अपनी इब्तदाई तालीम और जहां आपकी पैदाइश हुई उसके हवाले से हमें बताएं। जी, बेसिक मेरा बाई इलाका है मुसवाबाद ललियानी, जहाँ से मैं बोर्न उधर का, और एजुकेशन भी मैंने उधर से हासिल की थी। उसके बाद मैं पेंट का काम स्टार्ट किया था पाकिस्तान के अंदर। जो बिजनेस जो हमारा फैमिली बिजनेस है वो पेंट का लाइडल पेंट इंडस्ट्री के नाम से। तो अभी 2007 के अंदर मैं गया हूँ यूके में। उधर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ग्रोसरी स्टोर डडियाज हलाल मीट के नाम से। फिर उसके बाद मेरा ग्रोसरी स्टोर और भी एक बनाया मैंने अल मुबारक हलाल मीट के नाम से। फिर बरतानिया के अंदर करेंसी एक्सचेंज का भी है काम, मीट का होलसेल का है काम। ये मेरी 3 कंपनी है लंदन में। अच्छा, आपका लंदन के अलावा भी कुछ दूसरे यूरोपीय ममालिक में भी है, वो सेटअप बताएं हमें। हाँ, जर्मन के अंदर है मेरा एक होटल है मैनहम में। एक मेरा रेस्टोरेंट है पुर्तगाल के अंदर, लिस्बन के अंदर। तो स्विट्जरलैंड के अंदर लॉजिस्टिक कंपनी है मेरी। ये है। अच्छा, ये मुख्तलिफ ममालिक हैं, तो वहाँ आप इन सब की सरपरस्ती कैसे करते हैं? जी, जो मेरे दोस्त हैं, मैं कोई ना कोई कलीग या काम करने वाले कलीग, मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से लाइक फैमिली मेंबर या दोस्तों की तरह ट्रीट करता हूँ। उनको सैलरी प्लस मैं कमीशन पे ये कहता हूँ, यार आप बिजनेस क्लास में लेके जाओगे तो आपको इतने में लुक आफ्टर करूंगा। तो जो ऑनेस्ट बंदा होता है मैं उसको साथ लेके चलता हूँ। ठीक है। तो ऐसे मैंने अपनी टीम बनाई हुई है बाहर। तो आपकी ये जो टीम है यानी कितने लोग हैं इसमें? 100 या दर्जनों की तादाद में? ये दर्जनों की तादाद में, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। और ये सारे पाकिस्तानी है, वहाँ के मुकामी भी हैं? कोई पाकिस्तानी है, कोई ब्रिटिश है, तो कुछ जर्मन नेशनल है, तो कोई पाकिस्तान मिक्स है। अच्छा, ये जो आपको एम्बेसडर बनाया गया एजुकेशन वे का, इसके बारे से हमारे नाज़रीन को बताएं। ये हमारे जो स्टडी के जो लोग हमारे स्टूडेंट जाते हैं बाहर, तकरीबन 1,65,000 स्टूडेंट है जो बरतानिया में है पाकिस्तान की तरफ से। किसी का स्कॉलरशिप का वो हम करवा के देते हैं स्टूडेंट का, या किसी को उधर कोई ओवर स्टे हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम वो हम सॉल्व करवा के देते हैं। तो इस हवाले से जो एजुकेशन का इंडस्ट्री मुझे किया गया यूके के लिए। अच्छा, यूके में ओवरऑल पाकिस्तानी नौजवानों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उनको ज्यादातर जो डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह आप यानी क्लियर कराने में उनकी हेल्प करते हैं? देखिए, जो होम ऑफिस है यूके का, उससे हमारी मतलब क्या है कि किसी का प्रॉब्लम होता है तो उनको हम मतलब सॉल्व कराते हैं होम ऑफिस से। ये डिपार्टमेंट यूके के अंदर होम ऑफिस डील करता है। स्टूडेंट को जितने भी एमिग्रेंट यूके पाकिस्तान से डिफरेंट कंट्री से जाते हैं तो वो होम ऑफिस उनको डील करता है। सर, टाइम तो आप इंग्लैंड में गुजारते हैं, तो फिर जब आप जर्मनी में या दूसरे स्विट्जरलैंड में, दूसरे ममालिक में जो आपके कारोबार हैं, उनके लिए 1 महीने में टाइम देते हैं या 3 महीने बाद जाते हैं, किस तरह उसको मैनेज करते हैं? वो मेरा देखिए डिफरेंट कंट्री में मेरा आना जाना, तो मैंने आपको बताऊं कि 65 कंट्री वैसे मैंने विजिट की हुई हैं। तो ये चीज़ें जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जब कभी महीने बाद या 2 महीने जब जरूरत होती है मेरी, तो मैं उधर विजिट करके आ जाता हूँ, 1 वीक के लिए चला जाता हूँ।
اچھا آپ نے کمیونٹی کو بڑی کلوزلی دیکھا وہاں انڈین کو بھی دوسروں کو بھی, تو آپ کو کیا ایسا فیل ہوتا ہے کہ پاکستانی جب پاکستان میں آتے ہیں تو وہ بڑے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسے, لیکن جب باہر جاتے ہیں تو ہمیں بڑے ڈسپلن نظر آتے ہیں, تو اس کی کیا آپ نے وجہ محسوس کی ہے؟ ہاں یہ چیز بالکل بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. یہ واقعی چیز بڑی پائی ہمارے پاکستان میں آ کے اپنے آپ کو سمجھے ہم آزاد ہو گئے ہیں. یو کے اندر رہتے ہوتے بڑے ڈسپلن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ لا ہے ان کے مطابق چلتے ہیں. ان کو پتا ہے ایک بھی چیز ہم نے غلط کی تو ہمارے سسٹم میں نام ڈالا جائے گا, تو ہمیں مطلب فیوچر میں نیشنلٹی نہیں ملے گی. اس چیز کے لیے وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ رہ کے ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر وہ ہمارا قانون ہے نہیں, ادھر آ کے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. اچھا آپ نے وہاں ایسی بھی بہت ساری فیملیاں دیکھی ہوں گی جن کی یعنی 3 نسلیں وہیں رہ گئی, وہ اب اپنے آپ کو یعنی یو کے سٹیزن نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ہیں بھی, لیکن ان کی جڑیں جو ہے وہ پیچھے ہیں, پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں. تو وہ کیا فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں, جو خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی یہاں کچھ کرنا چاہتی ہے پاکستان میں آ کے, تو کیا پاکستان کی جو حکومت ہے یا یہاں کے جو قوانین ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا یہاں کے روڑے اٹکائے جاتے ہیں ان کے راستے میں؟ جو برطانیہ کا قانون ہے وہ تو دیکھیں جب ادھر ہوتے ہیں جو ٹائم گزارے تو وہ تو اس چیز کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن جو پاکستان کا سسٹم وہ ادھر آ کے میں پھر وہی کہتا ہوں ادھر کا قانون تو ہے نہیں, لیکن میں خود پاکستانی اپنے کنسیڈر کرتا ہوں. لیکن جو برطانیہ کا وہ قانون ہے, جو انڈین کی بات کی آپ نے کہ 3 نسلیں ہوگی, وہ جب ادھر جاتے ہیں جو پیچھے جڑیں ان کی پاکستان یا انڈیا میں ہوتی ہیں, وہ چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ جتنا مرضی دور باہر رہ لیں, چاہے آپ نیشنل ہو جائیں, آپ کی 2-3 نسلیں آگے نیشنلٹی میں کنورٹ ہو جائیں. ایک تو برطانیہ جو برٹش ہے وہ کہتے ہیں وائٹ برٹش ہے, دوسرا اس کو نارمل برٹش کہتے ہیں. تو وہ جو اپنا انڈین ہوتا ہے وہ انڈین ہی رہتا ہے چاہے وہ برٹش ہو جائے. تو اس لیے ان کی جو محبتیں ان کی فیلنگ جو ہوتی ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ ہوتی ہے, تاکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہم ویسے کہتے ہیں, یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن ہمیں وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں. تو ہم لوگ جتنا مرضی ادھر جا کے کریں, لیکن جو اپنے ملک کی فیلنگ یا اپنے ملک کی یاد ہے وہ نہیں ختم ہوتی انسان کی. تو اس چیز کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے, پیسے کمانے, اپنے ملک میں واپس آنا, اپنے آپ کو ویل آن شو کرنا ہے. یہ ان کی سوچ ہوتی ہے, چاہے پاکستانی ہے, چاہے انڈین, چاہے بنگلہ دیشی ہے. اچھا آپ یو کے میں رہتے ہیں, اب آپ کے پاس پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے اور یو کے کی بھی ہے؟ ہاں جی, یو کے کی میں انڈیفینٹ ہوں, پاکستان کا ریزیڈنس ہوں, نیشنلٹی میرے پاس جرمن ہے. جرمن نیشنلٹی؟ ہاں جرمن نیشنل. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جرمن لوگ ہیں وہ پولائٹ ہیں یا وہ بہت زیادہ محنتی ہیں؟ دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کا اتنا بڑا ڈیمیج ہوا, لیکن اس کے بعد وہ قوم دوبارہ سے ریوائیو کی اور انہوں نے 2 حصوں میں علیحدہ تھے, دوبارہ سے اپنے آپ کو ریوائیو کیا. تو یہ جرمن قوم میں کیا کوالٹی آپ نے پائی قریب رہ کے؟ وہ بہت لوئل ہیں اپنے ملک کے ساتھ. دیکھیں ہمارے یو کے اندر وہ چیز اتنی ویسے نہیں پائی جاتی, جو ڈیورس ریشو یو کے اندر بہت زیادہ ہے. جرمن میں آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی, اور کسی کنٹری میں چلیے اتنی جتنے یو کے ریشو ہے, ڈیورس ریشو. تو وہ بہت لوئل ہیں اپنے ملک کے ساتھ. یہ چیز ان کے اندر میں نے دیکھی ہے, بڑے کلوز سے, بہت محنتی لوگ بھی ہیں. وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہاں کیسی کمیونٹی ہے, کیا وہ سوچتے ہیں, کس طرح کے لوگ ہیں؟ وہ بہت محبتی لوگ ہیں. میں ان کو یہ کہوں گا بہت لوئل ہے اپنے ملک کے ساتھ. اگر بیوی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت لوئل ہے, ہسبینڈ بیوی کے ساتھ ہے, ان کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے. یہ چیز میں ان کے بہت ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں. یو کے اندر یہ بلکہ ڈفرنٹ کسی بھی کنٹری میں چلے وہ چیز نہیں پائی جو میں نے جرمن کو یہ چیزیں بہت کلوز سے دیکھا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ سفر دیکھیں, پاکستان سے 2007 میں آپ گئے, وہاں انگلینڈ میں آپ نے کاروبار شروع کیا, لیکن نیشنلٹی آپ نے جرمن لی. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ کو یو کے کی بجائے جرمن جو آپ نے لی, کیا چیز ایسی آپ کو اچھی لگی؟ بیسک میں نے ادھر انویسٹمنٹ کی تھی, اس بہا پہ مجھے جلدی مل گئی تھی, میں نے پھر ادھر کی لے لی تھی. تو وہ انویسٹمنٹ کہاں تک کریں, کتنی کریں جس میں وہ اس میں نیشنلٹی بھی ساتھ دیتے ہیں؟ تقریباً کوئی پاکستانی کوئی 13-14 کروڑ کے بٹوین مطلب ہوتی ہے جس سے نیشنلٹی آپ کو مل جاتی ہے. اور یہ کس سال میں ملی؟ یہ مجھے 1 سال پہلے ملی ہے. 1 سال پہلے. اور یہاں جو آپ انگلینڈ میں جو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے میں بتائیں کہ آپ کے پاس وہاں ورکرز کتنے ہیں, اور آپ ساتھ میں یعنی وہاں کے مقامی لوگ ہیں یا پاکستان انڈین زیادہ ہیں؟ دیکھیں ادھر کچھ گورے بھی کام کرتے ہیں, کچھ میرے پاس انڈین بھی ہیں, کچھ پاکستانی کمیونٹی بھی ہے, ایسے مکس کمیونٹی ہے یو کے اندر. تو یو کے میں گوروں کو آرڈر کرتے ہوئے, حکم کرتے ہوئے کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ ہاں اچھا لگتا ہے ویسے. دیکھیں ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ہم گوروں سے بڑا امپریس ہوتے تھے کہ گورے کیسے ہیں کس طرح, لیکن جب ادھر لوکل جاتے ہیں تو پھر آپ کو فیل نہیں ہوتا, تاکہ بڑے اچھے انسان ہیں, وہ بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں ایوری ون. اچھا ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان معاشروں میں نا جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بتایا تھا کہ انسانوں کے یہ حقوق ہیں, تو اب ہم نے دیکھا کہ یورپی ممالک میں اور امریکہ میں ان حقوق کی جو ہے نا پاسداری کی جاتی ہے, اور ہمارے ملک میں پاکستان میں دیکھیں ہر طرف کرپشن نظر آتی ہے, رشوت ستانی, اس طرح اقربا پروری. تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے آپ کو ایک تو کیا فیل ہوتا ہے, دکھ فیل ہوتا ہے کہ یہاں بھی وہ نظام ہونا چاہیے جو اصل میں اسلام کا نظام ہے؟
हाँ बिल्कुल, मैं ये अक्सर दोस्तों से मेरी बात होती है, मैं कहता हूँ जहाँ इंसान को बाहर जाना नहीं चाहिए या वापस नहीं आना चाहिए। जब बंदा बाहर की लाइफ गुजार लेता है, वो बंदा कंपेयर कर रहा होता है पाकिस्तान की और यूके की लाइफ, या अमेरिकन ला लो, कोई भी कंट्री की लगा लें आप। लेकिन उस चीज के अंदर क्या होता है कि आप जब उधर के माहौल के यूज टू हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान में आते हैं, आपको बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है। बैंक में कोई सिस्टम नहीं है, बैंक में जाते हैं जो बंदा मेरिट पे जाता है वो है ही नहीं मत चीज, जो बंदा लिंक्स रखता है उसको जल्दी मत से देखा जाता है। ऐसे किसी भी फील्ड में चले जाए, पाकिस्तान के अंदर ये चीज है, उधर ये चीज आप महसूस नहीं करते। उधर आप चाहे प्रेसिडेंट है चाहे लोकल बंदा, उनकी इक्वल राइट है सबके, ये बतानी खूबसूरती है। दूसरे नंबर पे जो लोग गोरे, उनके अंदर बहुत लॉयल्टी पाई जाती है। मेरे पास एक दो एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ। एक गोरा था मेरे स्टोर पे, मॉर्निंग सुबह टाइम पे आया तो मुझे कैसा, मिस्टर अली मैंने आपसे बात करनी है। मैं क्या बताएं, कहता आप, मैं खड़ा था सर्विस पे तो मैं साइड पे बुलाया उसने मुझे, कहते मैंने आपको बताना है कि मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, तो अब आपने जो मुझे पैसे देने थे अब आपने नहीं देने। अच्छा। तो मैं बड़ा सरप्राइज, मैं यार देखे कितनी अच्छी कंपनी, पैसे मैंने देने और मुझे खुद ही बताने के लिए है कि आपने मेरे पैसे नहीं देने। तो ये चीज उनके, हमारे पाकिस्तानी उधर जो उनका कानून है कि जो बंदा बिजनेस नहीं सर्वाइव कर रहा या बिजनेस में लॉस कर गया तो बैंकरप्सी होती है, वो कहते हैं जिसके देने उसे नहीं देने, जिनसे लेने उनको छोड़ दो, ये उनका कानून है बेसिकली। तो ये चीज गोल में हमारे पाकिस्तानी एक तरफ से बैंकरप्ट भी होते हैं, दूसरे रिकवरी भी कर रहे होते हैं कि यार मेरे पैसे, जिनको देने उनको कहते हैं हमने नहीं देने, जिनसे लेने कहते हैं आपने मेरे देने। तो गोरा सुबह 8:10 मेरे स्टोर पे आके कहता आपने मेरे पैसे, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ। देखते हैं कितनी अच्छी वो कौम है, उस साल से पहले बताया। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जब यूरोप में गए 2007 में, तो वो कहानी हमारे नाज़रीन की को बताएं कि किस तरह गए और फिर आपको कामयाबी कैसे मिली, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसे नौजवानी में इतनी अच्छी जगह पे गए, आप तरक्की हासिल की, तो दूसरे भी नौजवान तरक्की हासिल करना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या गाइडलाइन बताएंगे, अपनी कोई मुश्किलात जो शुरू में पेश आई वो बताएं, और फिर कैसे आपको अल्लाह ताला ने फिर ईजीनेस बाद में प्रोवाइड की। जी, सबसे पहले मैं बात यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जब पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ होना, इंसान कभी भी दुनिया से पीछे नहीं जाता, तरक्की के रास्ते इंसान के खुद ब खुद खुलते हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपनी वालदा की बहुत रिस्पेक्ट कदर की, अब खाल के हकीकत से जहाँ मिली भी दुनिया में नहीं है, तो मैंने उनकी कभी मुंह से की हुई बात कभी रिफ्यूज नहीं की थी। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, इंसान मेहनत करता है, वो आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती, स्पेशली बाहर की कंट्री के अंदर आपको उसकी आउटपुट मिलती है। पाकिस्तान के अंदर वो चीज नहीं है, इधर मैं कहता हूँ मेहनत मिलती है लेकिन उस लेवल की नहीं जो बाहर की कंट्री में आपको सपोर्ट होती है। तो वो चीज आप ऑनर्स के साथ, दिल के साथ काम करें, जॉब करें, या बिजनेस की मैं प्रायोरिटी दूंगा लोगों को। बिजनेस के अंदर इंसान जल्दी सक्सेसफुल होता है, जॉब के अंदर एक लिमिटेड आपकी इनकम होती है, तो फिर बंदा उसी सर्कल में रह के अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहा होता है। तो ये चीज मैंने छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था काम ग्रोसरी का, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं। कौन से इलाके में वहां शुरू किया? स्लाउ के अंदर। ठीक है। हाँ, लंदन स्लाउ। कितना अर्सा किया फिर आपने? फिर 2007 में मैं गया था बिजनेस विजिट पे यूके में, फिर उसके बाद मैंने उधर बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस के बाद मैं ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरा करेंसी एक्सचेंज का काम है लंदन में, वो किया। ये जो ग्रोसरी स्टोर किया, ये आपने अपना लिया या किसी के पास पहले उस वक्त रेंट पे या? पहले मैंने जॉब स्टार्ट की थी, बाद में मैंने अपना बाय किया था। और कितना सा यानी आपको लगा जॉब से उसका मालिक बनने? 1.5 साल मैंने जॉब की थी, उसके बाद फिर मैं बिजनेस में हो गया था। यही वो नौजवानों के लिए एक स्टोरी है ना कि वो 1.5 साल आपने कैसे गुजारा, वो वाला? हाँ, वो बहुत हार्ड टाइम था। मैं हंसलो के अंदर जॉब करता था, एक शॉप के अंदर। तो स्लाउ से मेरी राइश होती, स्लाउ से मैं हंसलो ज्यादा 1 घंटे की ड्राइव पे, मैं 12 से 14 घंटे जॉब करता था उस टाइम के ऊपर। तो जब आके मैं घर लेटता, सुबह उठ के पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता, इतने पाँव दर्द होते थे, उधर खड़े होकर काम करना पड़ता, बैठ के नहीं करना पड़ता यूके के अंदर। कुछ जॉब ऐसी हैं जिसके अंदर आप बैठ के काम कर, नॉर्मली तो खड़े होकर काम करना पड़ता है। तो बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए, लेकिन मैंने मेहनत की। पाकिस्तान के अंदर भी मेरा बिजनेस था, लेकिन मैंने उधर जाके पाकिस्तान से डबल मेहनत की। और उसके बाद जब आपको सेटिस्फेक्शन मिली तो आपने अपने काम को फैलाने का जब इरादा किया, तो वो वाली कहानी भी बताया हमारे नाज़रीन को। हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं अल्लाह ताला से कमिटमेंट की थी कि मेरी जो भी प्रॉफिट होगी उसमें 10% मैं अल्लाह ताला की राह में दिया करूंगा। तो मुझे फिर पता नहीं चला मेरा काम कैसे मसल के फैलता गया, ताकि आज एक बिजनेस खरीदा, नेक्स्ट ईयर मैंने दूसरा बिजनेस लिया, उससे अगले साल तीसरा बिजनेस लिया, ऐसे अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। यानी आपके बिजनेस वहां से जैसे आपने अल्लाह ताला के रास्ते में 10% देने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उसमें इजाफा कर दिया। हाँ, तो नाज़रीन, ये दिलचस्प स्टोरी अभी जारी है। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।